हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें कि हम यूनिट 2 प्रोग्राम स्ट्रक्चर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप सेकेंड यूनिट को देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहले हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है उससे समझेंगे, कैसे डिजाइन होता है कोई भी प्रोग्राम उसे समझ लेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेटर। तो इसमें हम ट्रांसलेटर के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं और इसका काम क्या है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल, डेटा टाइप एंड कीवर्ड्स। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में इसमें समझेंगे हम। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और लास्ट है हमारा फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। तो इस यूनिट के अंतर्गत हमें ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम देख लेते हैं कि सी प्रोग्राम में सबसे पहला प्रोग्राम क्या बनाया जाता है, क्या बनाना सिखाया जाता है। सबसे पहले कोई ना कोई नाम प्रिंट कराना सिखाया जाता है। इसमें हमने सबसे पहले हेडर फाइल लिखा है जो कि हैश से स्टार्ट है। 2 लाइन आप लोग देख रहे होंगे तो उन्हें बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल बेसिकली होती है studio.h एंड conio.h। मतलब हेडर फाइल का मतलब वही होता है जिसका कुछ अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो इसमें studio.h एंड conio.h क्या है, हेडर फाइल है। हैश से स्टार्ट होते हैं वो होता है प्री प्रोसेसर। इसके जस्ट नीचे हमारे वर्ड मेन, इसे बोलते हैं मेन फंक्शन। मतलब मेन आदमी है ये इस पूरे प्रोग्राम का, मेन आदमी हमारे पूरे घर का जो हमारे घर का मेंटेन करता है। जब भी हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो इसी लाइन से होगा, मेन मेथड से। ठीक है, जैसे कि जब भी हमारे घर पे कोई ना कोई आदमी आएंगे तो हमारे मेन आदमी से हमारे घर के आदमी से मिल लेते हैं और सारे आदमी उन्हीं को फॉलो करते हैं, मेन पर्सन हमारे घर के जो भी होते हैं। वैसे ही इस प्रोग्राम का ये लाइन क्या हमारा मेन मेथड है, मेन आदमी है, वर्ड मेन। इसके जस्ट नीचे एक बॉडी स्टार्ट की गई है जिसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसके अंतर्गत प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा कुछ प्रिंट कराया गया है, वेलकम टू एस एफर्ट। तो इस प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा जो भी डबल कोट्स के अंतर्गत इसमें रखा जाता है वही चीज़ आउटपुट स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट होगा। आउटपुट स्क्रीन जो ब्लैक करके दिखती है हमें, ब्लैक कलर की, उसे बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। तो प्रिंटफ के थ्रू ही कोई ना कोई मैसेज हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराया जाता है। इसके जस्ट नीचे आ गया गेट ch और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने के बाद सेमीकोलन लगा दिया गया है। गेट ch का मतलब होता है गेट अ कैरेक्टर। एक इसका काम ये भी होता है स्क्रीन को होल्ड करके रखना। मतलब जो भी आउटपुट स्क्रीन है जब भी उसे कंपाइल कराओगे अपने प्रोग्राम को तो स्क्रीन रुक जाती है जब तक कि कोई नंबर आप इंटर प्रेस ना करो या फिर कोई की प्रेस ना करो, तब तक कोई स्क्रीन होल्ड रहती है, रुकी रहती है आउटपुट स्क्रीन। जैसे कोई इंटर प्रेस कर देते हो, जैसे कोई कैरेक्टर इंटर कर देते हो तो फिर स्क्रीन से बाहर आ जाते हो अपनी ब्लू वाली स्क्रीन पे। तो गेट ch का मतलब क्या होता है, स्क्रीन को होल्ड करना। और कब तक होल्ड करना, जब तक कि कोई कैरेक्टर को इंटर ना कर दो, फिर हमारी बॉडी क्लोज हो जाती है। इस तरह से आपका ये सिंपल एक नाम प्रिंट कराने का प्रोग्राम बन गया है। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। कांग्रेचुलेसन गाइस, आपने फर्स्ट प्रोग्राम बना लिया है। नेक्स्ट हमारा इसी में पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अ सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन। जो हमारा सी प्रोग्राम है कितने सेक्शन में डिवाइड है, 6 सेक्शन में। कौन कौन सा, पहला है डॉक्यूमेंटेशन, सेकेंड है लिंक, तीसरा है हमारा थर्ड डेफिनेशन, चौथा है ग्लोबल डिक्लेरेशन एंड पांचवा है मेन फंक्शन एंड लास्ट है सब प्रोग्राम्स। इस तरह से हमारे 6 सेक्शन हैं किसी भी सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो अगर इन सब का मतलब समझें तो डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, लिंक का क्या मतलब है, डेफिनेशन का क्या मतलब है, ग्लोबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, तो इन सब का जो भी डिस्क्रिप्शन है इनके जस्ट आगे इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्रामर्स नेम एंड क्रिएशन डेट, दीज आर जनरली रिटन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। मतलब ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, जो भी आप लाइन लिखेंगे उसमें ये तो प्रोग्रामर का नाम क्या है, इस प्रोग्राम को जब भी आपने क्रिएट किया है उसकी डेट क्या है, तो ये कमेंट के फॉर्म में, कमेंट के अंतर्गत इस सारे डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें लिंक। लिंक का मतलब क्या है, ऑल हेडर फाइल्स आर इंक्लूड इन दिस सेक्शन विच कंटेन्स डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसमें जितने भी हेडर फाइल हैं वो इस सेक्शन में इंक्लूड रहते हैं लिंक के अंतर्गत। ऐसे ही हमारा डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंतर्गत क्या होता है, इंक्लूड्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच कंटेन्स सिंबलिक कांस्टेंट्स। इसमें क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जितनी होती हैं वो इसके अंतर्गत इंक्लूड रहते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इंक्लूड्स डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन डिक्लेरेशन, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन।
तो जो ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है मतलब अगर हम रियल लाइफ में समझे तो सरकारी चीज़, गवर्नमेंट की चीज़ जो भी है हम एक्सेस उससे आसानी से सब लोग कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसे कहीं भी कोई भी यूज कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं? ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट इसी में आ जाता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में भी हमने देख ही लिया था, फिर भी इसमें देख लेते हैं कि फॉर एवरी सी प्रोग्राम द एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। हमारा जब भी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन कराएंगे, तो उसका जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से ही हमारा स्टार्ट होगा। अगर मेन फंक्शन ही नहीं रहेगा तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए जब भी कंपाइल करते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो मेन फंक्शन को ढूंढता है, जैसे उसे मेन फंक्शन मिल जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। अब इसी में आ जाता है सब प्रोग्राम्स, जो कि हमारा लास्ट है। इंक्लूड्स ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे वो सब इस सेक्शन में इंक्लूड रहते हैं, किसमें? सब प्रोग्राम्स में। तो ये सब था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के अंतर्गत। अगर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम पूछा जाता है तो आप इस तरह से कुछ डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और जिसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है उसे ही हम बोल देते हैं ट्रांसलेटर। तो वैसे ही कुछ इसमें भी हो रहा है। अ ट्रांसलेटर और लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सर्विस दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक ट्रांसलेटर या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या फिर सर्विस है जो कि ट्रांसलेट करता है क्या? टेक्स्ट या फिर किसी वॉइस या स्पीच को फ्रॉम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, ये था हमारा ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि असेंबलर और इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, इन्हें समझाओ। तो इस 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी पढ़ के जाना है। ट्रांसलेटर क्या होते हैं और इन सारे जो भी इसके टाइप्स हैं ट्रांसलेटर के, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इन सब में डिफरेंस क्या है, समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो कंपाइलर के अंदर हम देखें तो कंपाइलर क्या होता है? यह पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जब भी कोई प्रोग्राम आप कोडिंग करेंगे, सोर्स कोड लिखेंगे, तो ये कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन करता है और क्या करता है? ये उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मशीन कोड मतलब ऐसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, तो इस लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है किसी भी सोर्स कोड या पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन करके। वहीं पे असेंबलर क्या करता है? यह प्रोग्राम को फेज में स्कैन करता है। तो असेंबलर क्या होता है? फेज वाइज पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है। पहला फेज स्कैन किया, दूसरा फेज स्कैन किया, इस तरह से फेज में डिवाइड करके ही ये पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है। वहीं पे अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर क्या करता है? यह एक एक लाइन करके प्रोग्राम को स्कैन करता है। तो जो मेन डिफरेंस की बात करें तो इन तीनों में मेन डिफरेंस यही है कि कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और असेंबलर क्या करता है? ये फेज वाइज स्कैन करता है और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन डिफरेंस था। और इसमें अगर और डिफरेंसेस की बात करें तो कंपाइलर के अंदर देखें, इसको सोर्स कोड को एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है कंपाइलर को। असेंबलर में क्या होता है? इसमें सोर्स कोड को स्कैन करने में काफ़ी कम समय लगता है। वहीं पे इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर में क्या होता है? इसमें भी सोर्स कोड को एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन प्रोसेस को जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इस तरह से इन तीनों में डिफरेंस है। आप लोगों की इन्हें पढ़ना है और ध्यान में रखना है और एग्जाम में लिख देना है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम इसी में बात करें तो इसमें मेमोरी स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर में। असेंबलर की बात करें तो इसमें ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरप्रेटर में इसमें ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट और देखें तो नेक्स्ट पॉइंट, यह पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद गलतियों को ढूंढता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद ही एरर को ढूंढता है। असेंबलर क्या करता है? फेजेस में एरर को ढूंढता है, मतलब फेज वाइज जब स्कैन करेगा तो फेज वाइज ही एरर को ढूंढेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? यह लाइन बाय लाइन एरर्स को ढूंढता है, गलतियों को ढूंढता है। तो इस तरह से इन सब में डिफरेंस है, आप लोगों ने पढ़ लेना है। बस मेजर एकदम ईजी लैंग्वेज में है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। लास्ट में इन सब के एग्जाम्पल लिख देना है। कंपाइलर के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे C एंड C++। असेंबलर के कुछ एग्जाम्पल हैं गैस, GNU, GAS, GNU etc। और हमारे इसके इंटरप्रेटर के कौन से एग्जाम्पल हैं? रूबी एंड पाइथन। इस तरह से आपको इन तीनों के बारे में डिफरेंसेस लिखना है और
अच्छे नंबर स्कोर करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेरिएबल क्या होता है। अगर वेरिएबल को हम समझें तो एक तरह का ये कंटेनर होता है जो कि हमारे डिजिट को स्टोर करता है, मतलब वैल्यू को अपने पास स्टोर करके रखता है। अगर डेफिनेशन की इसमें बात करें, डेफिनेशन कैसे होगी, एक वेरिएबल मेमोरी स्थान का एक नाम है, इसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें वैल्यू को चेंजेस भी किया जा सकता है। मान लो एक ही वैल्यू पहले कुछ और है, फिर बाद में हम एक ही वैल्यू कुछ और भी कर सकते हैं, तो इसमें इसके वैल्यू को चेंज किया जा सकता है और इसे कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये था वेरिएबल के बारे में। अगर सिंटैक्स की बात करें तो इसमें देखो टाइप है, फिर वेरिएबल, अंडरस्कोर, लिस्ट एंड सेमीकोलन। इसका सिंटैक्स क्या है, टाइप में क्या होगा, डेटा टाइप बताया जाएगा, किस टाइप का वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। फिर इसके आगे टाइप के आगे जस्ट क्या लिखा है, वेरिएबल लिस्ट। ये था इसका सिंटैक्स। अगर इसे कैसे डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में, तो इसके जस्ट नीचे आप लोग देख रहे होंगे इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, फिर लास्ट में सेमीकोलन। तो a की वैल्यू किस टाइप की है और b की वैल्यू किस टाइप की है वो डेटा टाइप के अंतर्गत बताया गया है, टाइप के अंतर बताया जाएगा। जो हमारे इनका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की हमारी वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे डेटा टाइप क्या डिफाइन कर दिया है, इंट डिफाइन कर दिया है। इसके जस्ट आगे लिखा है कमेंट करके डबल स्लैश लगा के डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। ये क्या है, कमेंट लाइन इसे बोलते हैं। अब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कैसे हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि रूल्स इसके कौन कौन से हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें पहला रूल क्या है कि एक वेरिएबल में अक्षर, अंक और अंडरस्कोर हो सकते हैं। जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो उसमें लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकते हैं और साथ में अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट क्या है, एक वेरिएबल नाम अल्फ़ाबेट या केवल अंडरस्कोर से ही शुरू हो सकता है। मतलब जो भी हम वेरिएबल नाम क्रिएट करेंगे वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो किससे स्टार्ट होगा, किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। यानी कि अगर हम समझें तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप इंट a इक्वल टू 10 है, तो a क्या है हमारा, ये वेरिएबल है। वेरिएबल से पहले कोई नंबर नहीं आएगा, कोई डिजिट नहीं आएगा। मान लो अगर आप डिजिट का मतलब 1a हो गया, 2a हो गया, 10a हो गया, इस तरह से कभी भी डिजिट नहीं आ सकता है इस वेरिएबल के आगे। इसके आगे क्या आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है। तो वही इसमें बताया गया है, एक वेरिएबल नाम अल्फ़ाबेट या केवल अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। नेक्स्ट इसमें तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, यह एक अंक से शुरू नहीं हो सकता। वही बात इसमें बताई गई है कि कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल का नेम। तो ये सारे रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, वेरिएबल नेम के अंदर कोई व्हाइट स्पेस की अनुमति नहीं है। व्हाइट स्पेस का मतलब क्या है, जैसे कि इंट और a इक्वल टू 10 के बीच में थोड़ा सा गैप है। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके बीच में गैप नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं व्हाइट स्पेस। एक वेरिएबल नाम कोई भी रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब वेरिएबल जब भी आप डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका मतलब पहले से कंपाइलर को मालूम ना हो, मतलब रिजर्व्ड वर्ड वो ना हो या फिर कीवर्ड ना हो, नहीं तो एरर आ सकती है हमारे प्रोग्राम में। उदाहरण के लिए कैसे, जैसे इंट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, फ्लोट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये थे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिन्हें हमें फॉलो करना है वेरिएबल को डिफाइन करते टाइम, और ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके रूल्स बताओ, तो वेरिएबल का आपको डिफाइन कर देना है और उनके रूल्स में इन सारी चीज़ों को बता देना है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं, तो दो प्रकार के हमारे वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल आदमी, अगर रियल लाइफ में हम समझें तो लोकल आदमी जो कि पर्टिकुलर किसी शहर के अंदर ही राजा बन सके, ग्लोबली वो राजा ना बन सके। ठीक है, तो क्या है लोकल वेरिएबल। मतलब प्रोग्रामिंग अगर इसे समझें तो वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर ही उस काम किया जा सके, अगर फंक्शन के बाहर उसका यूज़ करना चाहें तो उसका यूज़ हम फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, लोकल वेरिएबल। अगर इसे डेफिनेशन समझें तो एक वेरिएबल जिसे फंक्शन या ब्लॉक के अंदर घोषित किया जा सकता है या किया जाता है उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जिस वेरिएबल का यूज हम केवल फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा लोकल वेरिएबल होता है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, वर्ड फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन बन गया, उसकी एक बॉडी स्टार्ट हो गई और बॉडी के अंदर ही इंट x इक्वल टू 10 रख दिया गया, तो हमारा क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्लोबल वेरिएबल जो कि सेकंड टाइप है वेरिएबल का। तो ग्लोबल वेरिएबल के अंतर्गत क्या होता है, ग्लोबली डिक्लेयर होता है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, सरकारी चीज़ है ये।
अगर रियल लाइफ में समझे तो सरकारी चीज़ें, गवर्नमेंट की चीज़ें, इससे कोई भी एक्सेस कर सकता है। मतलब कोई भी फंक्शन, चाहे फंक्शन के अंदर आप इसका यूज़ करें या फिर फंक्शन के बाहर यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल जिसे फंक्शन या ब्लॉक के बाहर घोषित या डिक्लेयर किया जाता है उसे ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। कोई भी फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल का मान या वैल्यू बदल सकता है। यह सभी फंक्शन के लिए उपलब्ध होता है। तो वही इसमें बताया गया है इसके डेफिनेशन में। इसका एग्जांपल अगर देख लें तो इंट वैल्यू इक्वल टू 20 रखा गया है, जिससे बोल दिया गया है ग्लोबल वेरिएबल कमेंट के थ्रू। इसके जस्ट नीचे फंक्शन स्टार्ट किया गया है वर्ड फंक्शन, और बॉडी के अंदर x इक्वल टू 10 रखा गया है इंट में, इसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इस तरह से आपको डिफाइन कर देना है और एग्जाम्पल शो कर देना है, एग्जाम्पल लिख देना है आपके एग्जाम में। पहले वेरिएबल के बारे में लिखना है, उसके रूल्स लिखना है और कितने टाइप के होते हैं अगर ये पूछा जाता है तो उसके टाइप्स भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेटा टाइप। ये डेटा टाइप के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डेटा का टाइप। अब जो भी हमारे वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे थे तो वेरिएबल के आगे इक्वल टू करके कोई ना कोई वैल्यू ले रहे थे। अब जो भी हम वैल्यू ले रहे थे, वैल्यू किस टाइप की है? इंट टाइप की है कि फ्लोट टाइप की है कि कैरेक्टर टाइप की है? फ्लोट का मतलब होता है पॉइंटेबल वैल्यू, इंट का मतलब होता है नॉन पॉइंटेबल वैल्यू, कैरेक्टर का मतलब होता है कोई ना कोई एक कैरेक्टर। तो किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है वो हम डेटा टाइप के अंदर ही बताते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा टाइप लेते हैं। इससे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू कुछ ऐसे डिजिट यूज़ कर रहे थे। तो ये वाली हमारी वैल्यू किस तरह की थी? इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, इसलिए हमने इंट नाम का डेटा टाइप यूज किया था। तो वही है कि अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, etc। तो डेटा टाइप क्या करता है? किसी भी डेटा का टाइप बताता है। अब डेटा टाइप हमारे पास कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला है बेसिक, ड्राइव्ड, एन्यूमरेशन एंड वॉइड। इस तरह से हमारे डेटा टाइप होते हैं। अब जो हमारे डेटा टाइप के टाइप्स हैं उनका क्या मीनिंग है उसे समझ लेते हैं इस टेबल के थ्रू। तो टेबल में आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में कुछ टाइप्स हैं और राइट साइड में डेटा टाइप्स हैं। तो टाइप्स की अगर बात करें तो बेसिक डेटा टाइप, ड्राइव्ड डेटा टाइप, एन्यूमरेशन डेटा टाइप एंड वाइड डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप के अंतर्गत क्या होता है कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सारी चीज़ें आती हैं। ड्राइव्ड डेटा टाइप के अंतर्गत क्या होता है? एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारी चीज़ें आती हैं। और एन्यूमरेशन डेटा टाइप के अंतर्गत क्या होता है? एनम चीज़ आती है। और लास्ट हमारा वाइड डेटा टाइप के अंतर्गत क्या होता है? वर्ड आता है। तो ये था हमारा डेटा टाइप के टाइप्स। यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसे देख लेते हैं। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि इसका मतलब क्या है कि द बेसिक डेटा टाइप आर इंटीजर बेस्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड। जो हमारा बेसिक डेटा टाइप है वो किसके बेस क्या क्या हो सकता है? इंटीजर टाइप पे भी बेस्ड हो सकता है और या फिर फ्लोटिंग पॉइंट पे भी बेस्ड हो सकता है। द मेमोरी साइज ऑफ द बेसिक डेटा टाइप मे चेंज अकॉर्डिंग टू 32 और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो भी इसका मेमोरी साइज़ है वो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मतलब 30 बिट के अकॉर्डिंग कुछ अलग साइज़ रहेगा इंट कैर का, और 64 बिट के अकॉर्डिंग कुछ अलग साइज़ रहेगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अलग अलग बुक में आपको इन सब का अलग अलग साइज़ दे सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ये इसके किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि 32 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका कुछ साइज़ अलग हो जाएगा, और 64 बिट का, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका कुछ रेंज या मेमोरी का साइज कुछ अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? अ कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड क्या है? एक रिजर्व्ड वर्ड है। यू कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम। इससे आप कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं? वेरिएबल को नेम को डिक्लेयर करने में, डिफाइन करने में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट नेम में भी नहीं कर सकते हैं, etc। देयर आर ओनली 32 रिजर्व्ड वर्ड। हमारे पास कितने 32 रिजर्व्ड वर्ड हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंतर्गत, तो सी लैंग्वेज के अंतर्गत हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटेंड, फ्लोट फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डिफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलेटाइल एंड लास्ट हमारा व्हाइल। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखते जाते हैं ये सारे हमें कीवर्ड मिलते रहते हैं, तो इन सब के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज हो जाता है। इस तरह से हम रट के काम नहीं चलाएंगे। यहाँ पे तो अभी आप कोडिंग नहीं कर रहे हैं, केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं अपना सी लैंग्वेज का एग्जाम के बिहेव से। तो यहाँ पे आप कोडिंग हम कवर नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं कोडिंग अगर इन्हें देखेंगे तो इन सब का मतलब कुछ अलग है और वहाँ से बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे। तो इन सब का मतलब तभी पता चलेगा जब आप लोग क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। अब आ जाता है हमारा सी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वही होते हैं जो अभी तक आप लोग मान लो 2 नंबरों को सम कर रहे थे, तो वहाँ पे सम करने के लिए a + b 2 + 4 इस तरह कुछ करते थे, तो जो बीच में जो प्लस आ रहा है ये हमारा क्या होता है? ऑपरेटर होता है।
तो इस तरह से हम देखें तो ऑपरेटर हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, हमारे पुराना ही है, बस यहाँ पे समझने का ही हेर फेर है। एन ऑपरेटर इज सिंपली a symbol that is used to perform operation। यह एक सिंपली एक सिंबल होता है जो कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, परफॉर्म ऑपरेशन, किस तरह से लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑपरेटर का अगर हम समझे तो ऑपरेटर्स एक सिंबल्स होता है जिसका यूज लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज। हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लास्ट है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पास 7 प्रकार के ऑपरेटर हो गए हैं। इन सब के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड। प्लस का मतलब आप लोग समझते हैं एडिशन, 2 नंबरों का एडिशन करना। फिर माइनस का मतलब 2 नंबरों का सब्सट्रैक्शन करना। ऐसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड एंड मॉड। तो इस तरह से हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत 5 प्रकार के ऑपरेटर आते हैं। नेक्स्ट अगर समझें रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है, तो रिलेशन क्या होता है, इसका मतलब एक दूसरे के बीच रिलेशन पैदा करना। तो जैसे 2 नंबर के बीच 2 नंबर बराबर हैं या 2 नंबर एक दूसरे से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करना, तो इस तरह से क्या है कि रिलेशन पैदा होता है। तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि 2 नंबरों के बीच में रिलेशन पैदा करना, और जिस ऑपरेटर की हेल्प से ये रिलेशन पैदा होगा उससे ही हम बोल देते हैं रिलेशन ऑपरेटर। तो इसके अंतर्गत देखें तो कौन कौन से ऑपरेटर हमारे आते हैं। इक्वल टू, जो डबल 2 बार इक्वल दिखाया गया इसमें, इसे बोलते हैं इक्वल टू। फिर इसके जस्ट नीचे नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का सिंबल क्या है, एक्सक्लेमेटरी का साइन और इक्वल टू साथ में, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों इक्वल है या नहीं, तो उनके बीच में ये वाला ऑपरेटर लगा के कंपेयर करें, मतलब इस वाले ऑपरेटर को लगाएंगे चेक करने के लिए कि दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं। अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है तो हमारी कंडीशन क्या सही हो जाएगी नॉट इक्वल टू की, कि हाँ ये दोनों नॉट इक्वल हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू। इस तरह से सारी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रिलेशन ऑपरेटर के अंतर्गत ये सारे ऑपरेटर आ जाएंगे। तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। इसके अंतर्गत क्या होता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सक्लेजिव और, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट एंड कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बिटवाइज एंड निकालना हो 2 नंबरों के बीच में तो कैसे निकालेंगे, जस्ट इसके नीचे देख लेंगे आप, इस टेबल के बॉक्स के नीचे ही 8 बिटवाइज एंड का एक सिंबल बना हुआ है एंड 4। इन्हें आप बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 8 का बिट फॉर्म क्या होगा 100 एंड 4 का 0100। अब जब दोनों को निकालेंगे तो जैसे ही एंड का मतलब क्या होता है और, अब इसमें दोनों की वैल्यू जब हमारी सही होगी तभी इसका आउटपुट सही होगा। जैसे दोनों को ऊपर देखेंगे 0 0 तो 0 आ रहा है, 0 0 कंपेयर करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 फिर से 0 और 1 0 फिर से 0। अगर दोनों पे इसमें 1 1 होता, जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती तभी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर एक भी वैल्यू निगेटिव होती है, निगेटिव मतलब 0 होती है, तो हमारा रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। तो हमें ध्यान में रखना है एंड बिटवाइज के अंतर्गत। और का मतलब क्या होता है बिटवाइज और का, जिसमें एक सिंगल लाइन देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन 8 और 4। तो 8 को बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और 4 को बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका और निकालना है। तो 0 0 का 0, 0 0 का 0 और 0 1 का 1 एंड 1 एंड 0 का 1। तो जो भी रिजल्ट अगर इसमें दोनों का कंपेयर करेंगे तो अगर एक भी इसमें पॉजिटिव होता है, एक भी नंबर पॉजिटिव होगा तो हमारा रिजल्ट क्या पॉजिटिव आएगा। वही इसमें हो रहा है, 0 0 कंपेयर किया तो 0 ही आया, फिर से 0 0 को कंपेयर किया तो 0 आया, और 0 और 1 को कंपेयर किया तो इसमें एक पॉजिटिव आ गया तो 1 इसका रिजल्ट आ गया, और 1 और 0 को देखा तो फिर से उसका 1 रिजल्ट आ गया। ऐसे तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं 8 एक्सक्लूसिव और एंड 4। तो इन दोनों का अगर एक्सक्लूसिव और निकालेंगे तो इनको बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उनका कुछ रिजल्ट आएगा। इसमें भी अगर एक भी पॉजिटिव हमारा नंबर रहता है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमें बिटवाइज ऑपरेटर के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे। लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, अगर इंटर किए होंगे तो फिजिक्स में एंड गेट और गेट, नॉट गेट, इस तरह के सारे गेट पढ़े होंगे, तो उनका कुछ ट्रुथ टेबल थी। तो वैसे कुछ इसमें भी है, एंड, लॉजिकल एंड, और लॉजिकल और नॉट, इन्हें लॉजिकल नॉट बोलते हैं। इसमें ए और बी की कुछ वैल्यू दी गई है, आप नीचे टेबल में जस्ट इसके देखेंगे। ए की वैल्यू 0 0 1 1 एंड बी की वैल्यू 0 1 0 1 एंड ए एंड बी निकाला गया है। फिर इसके बाद ए और बी निकाला गया है, नॉट ए एंड नॉट बी भी निकाला गया है।
तो अगर ए एंड बी का देखेंगे तो 0 0 का 0, इसका मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है अगर दोनों ए और बी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हुई, दोनों हमारे ट्रूथ हुए, तभी इसका आउटपुट ट्रूथ होगा, सही होगा। तो वैसे ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। ए की वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है तो इसमें रिजल्ट 0 आएगा। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। ऐसे ही हमारा अगर लास्ट देखें इसमें तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों इसमें पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि 1 आएगा। ठीक है, ए एंड बी में। अगर इसी को ए और बी निकालें तो इसमें क्या है, अगर एक भी पॉजिटिव होता है नंबर तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव आते हैं तो तब भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो ए और बी की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 है पहले स्टेप में, तो इसमें इसका रिजल्ट क्या है, 0 आ रहा है। फिर इसके सेकंड स्टेप में देखेंगे, सेकंड रो पे, तो 0, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो इसमें एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, बी की वैल्यू 1, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 1। इस तरह से हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे लास्ट तक दोनों अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। नॉट ए की बात करें तो नॉट ए में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ए की वैल्यू जो रहेगी 0 को 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 1 है ए की वैल्यू तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर नॉट ए निकालें तो ए की वैल्यू हमारी 0 है तो इसकी नॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर ए की वैल्यू 0 है तो फिर से 1, अगर ए की वैल्यू 1 है तो नॉट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ए की वैल्यू 1 है तो फिर से नॉट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे बी की निकाल लेंगे तो बी की भी है, जैसे बी की वैल्यू 0 है तो नॉट बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर बी की वैल्यू 1 है तो नॉट बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से हमारी ये ऑपरेटर है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मतलब अगर ए की वैल्यू 10 है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर लगा देंगे तो वैल्यू 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी। डिक्रीमेंट अगर ऑपरेटर लगा देते हैं तो 10 से घट के 9 हो जाएगी। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, घटना, और इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो इसके अंतर्गत ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, अगर प्लस प्लस ए लिखा है तो प्री इंक्रीमेंट होगा। ए माइनस माइनस लिखा है तो पोस्ट डिक्रीमेंट, और माइनस माइनस ए लिखा है तो प्री डिक्रीमेंट। इस तरह से होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे जिससे बहुत अच्छे समझा जा सकता है, लेकिन इस तरह तो बस थ्योरी फॉर्म में ऐसे ही समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसमें सबसे पहले कुछ कंडीशन दी जाएगी, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए इज ग्रेटर देन और ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें कुछ न कुछ कंडीशन दी जाएगी, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर बड़ी होती है तो ट्रू वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगा, वरना अगर गलत होती है कंडीशन तो फॉल्स वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद कंडीशन के आगे क्वेश्चन मार्क साइन लगेगा, फिर ट्रू वाली कंडीशन रखी जाएगी, ट्रू वाला प्रिंटफ जो भी इसमें प्रिंट होगा, फिर कॉलन, फिर फॉल्स, फिर लास्ट में सेमी कॉलन। इस तरह से होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये थे हमारे सारे ऑपरेटर। अगर आपसे ऑपरेटर पूछा जाता है तो सबसे पहले आप ऑपरेटर के बारे में बताएंगे, कितने टाइप्स के होते हैं ये ऑपरेटर बताएंगे, और पर्टिकुलर किसी एक ऑपरेटर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर को समझाओ। ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर को समझाओ। ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इन्हें समझाओ। तो पहले आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर ऑपरेटर के बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में डिफाइन कर देना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के अंतर्गत क्या होता है कि फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शन आर यूज टू टेक वेरियस इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले मल्टीपल आउटपुट टू द यूजर। मतलब ये इनपुट लेने के लिए फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का यूज किया जाता है, किससे, यूजर, और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसे डिस्प्ले करने के लिए भी किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन, इस तरह के फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन कैन हेल्प टू डिस्प्ले, हेल्प करते हैं डिस्प्ले को डिस्प्ले करने के लिए द आउटपुट टू द यूजर, यूजर के आउटपुट को, किसमें, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट फॉर्मेट में, यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर, किसके यूज से, फॉर्मेट स्पेसिफायर के यूज से। दिस इनपुट आउटपुट सपोर्ट्स ऑल डेटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट, कैर एंड मैनी मोर। इस तरह के जो इनपुट आउटपुट हैं वो क्या करते हैं, ऑल डेटा टाइप को सपोर्ट करते हैं। कैसे, किस तरह के डेटा टाइप, इंट टाइप के, फ्लोट टाइप के, कैर टाइप के एंड मैनी मोर, और भी इसके अलावा अदर। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मेट इनपुट आउटपुट। वाई दे आर कॉल्ड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। अब ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्यों कहलाते हैं, क्यों कहे जाते हैं, तो दीज फंक्शन आर कॉल्ड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन बिकॉज वी कैन यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर इन दीज फंक्शन। इसलिए ये कहे जाते हैं क्योंकि हम इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है, जो परसेंटेज से चीज़ स्टार्ट होती है, परसेंटेज डी हो गया, परसेंटेज एफ हो गया, परसेंटेज सी हो गया, या परसेंटेज एस को भी बोल सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो अलग चीज़ के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, तो इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होता है, इसलिए हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। इसी पे है द फॉलोइंग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन विल बी डिस्कस इन दिस सेक्शन। अब इसके फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के कुछ फंक्शन हैं, उन्हें देख लेते हैं क्या क्या इसके फंक्शन हैं।
प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया। प्रिंटफ का यूज जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? आउटपुट स्क्रीन पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करने के लिए। स्कैनफ का यूज़ किस लिए किया जाता है? कुछ ना कुछ इनपुट्स लेने के लिए यूजर से। एस प्रिंटफ और एस स्कैनफ ये भी सेम प्रिंटफ की तरह यूज करते हैं, बस ये स्ट्रिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इनके नाम से ही पता चल रहा है एस प्रिंटफ और एस स्कैनफ। तो ये हमारे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। आपसे पूछा जाएगा फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, तो आपको फॉर्मेटेड के बारे में बताना है और फॉर्मेटेड के फंक्शन लिख देना है, और अनफॉर्मेटेड के बारे में बताने हैं और अनफॉर्मेटेड के फंक्शन लिख देना है। ऐसे ही हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन आर यूज्ड ओनली फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? केवल और केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए यूज किए जाते हैं। दिस फंक्शन आर यूज टू रीड सिंगल इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये फंक्शन यूज होते हैं किस लिए? रीड सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट को रीड करने के लिए फ्रॉम द यूजर। कहाँ से? यूजर से। एट द कंसोल, कहाँ पर? कंसोल स्क्रीन पर। एंड इट अलाउज टू डिस्प्ले, और यह अलाउ करती है डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करती है? द वैल्यू एट द कंसोल। ये क्या करती है? डिस्प्ले करने के लिए अलाउ करती है वैल्यू कहाँ पर? कंसोल स्क्रीन पर। ठीक है, ये होता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। वाई दे आर कॉल्ड अनफॉर्मेटेड इनपुट? अब इसे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्यों कहा जाता है? These functions are called unformatted input-output functions because we cannot use format specifier in these functions. हम इस फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या कहे जाते हैं? अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इस तरह से आपकी ये यूनिट फिनिश होती है, और इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने कवर कर लिया है। इसे आपको बार बार रिवाइज करना है। इसकी PDF आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग PDF पे डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होते हैं। आपको बार बार इन्हें रिवाइज करना है, एग्जाम से पहले रटने का प्रयास नहीं करना है। अगर रटेंगे तो चीज़ें एग्जाम के टाइम में भूल जाएंगी, क्योंकि अगर आप लोग पहले से सी लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे रट के एक दिन में पूरा कवर नहीं कर सकते। यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ लेंगे, मन से ध्यान से समझते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें याद आ जाएंगी जब भी आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।